नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में जम्मू अटैक पर हुई चर्चा, ड्रोन नीति को लेकर भी मंत्रियों के साथ हुआ मंथन। जी हां दोस्तों, जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले के बाद पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक की। इस बैठक में जम्मू अटैक पर चर्चा हुई और मंत्रियों के साथ ड्रोन नीति पर भी मंथन किया गया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ड्रोन के सिविल यूज को लेकर एक नीति पहले से ही पाइपलाइन में है। जम्मू कश्मीर में हुए ड्रोन हमले के बाद से सुरक्षा के कुछ पहलुओं पर फिर से विचार करने की जरूरत है। सुरक्षा संबंधी मसलों पर चर्चा के लिए यह बैठक तय की गई थी। ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर प्रस्तावित नीति में कहा गया है कि सिविलियंस द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल जारी रहेगा, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से एक सख्त क्रियाविधि जारी रहेगी। सुरक्षा के लिहाज से कुछ इलाकों में ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जा सकती है। इसके अलावा बैठक में नागरिक उपयोग के लिए संबंध किए जा रहे ड्रोन के संबंध में सुरक्षा उपायों पर भी चर्चा की गई है। हाल ही में दोस्तों जारी गाइडलाइन के मुताबिक नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए अनमेड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स 2021 के तहत 250 ग्राम से कम वजन के साथ ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस या अनुमति की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीते शनिवार रात को एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से 2 धमाके किए गए। देश में यह पहली बार था जब आतंकवादियों ने सैन्य ठिकाने पर हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया हो। इसके बाद अगले ही दिन रविवार रात को एक बार फिर मिलिट्री स्टेशन पर 2 ड्रोन देखे गए। सेना के जवानों ने इन्हें देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन ये ड्रोन कहीं गायब हो गए। ड्रोन हमलों की आशंका के बीच पूरे कश्मीर के प्रमुख केंद्रों के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस भारत में जल्द मिलेगी एक और वैक्सीन। डीसीजीआई ने सिप्ला को दी मॉडर्ना के इंपोर्ट की मंजूरी। जी हां दोस्तों, भारत में जल्द एक और कोरोना की वैक्सीन मिलने वाली है। ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन के भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मॉडर्ना की वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। सिप्ला कंपनी अब इस वैक्सीन का भारत में आयात कर सकेगी। दोस्तों कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी के बाद मॉडर्ना कोरोना की चौथी वैक्सीन है जिसे भारत में मंजूरी मिली है। अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना ने कोविड-19 के खिलाफ यह वैक्सीन तैयार की है। कोरोना वायरस के खिलाफ इसकी प्रभावी क्षमता 94% तक है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक कर फंसा ट्विटर, 2 दिन में संसदीय समिति को देना होगा जवाब। जी हां दोस्तों, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने शुक्रवार 25 जून को 1 घंटे के लिए देश के कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक कर दिया और इसके लिए ट्विटर ने अमेरिका के कानूनों का हवाला दिया। अब सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि संसदीय समिति ने मंत्री रविशंकर प्रसाद और सांसद शशि थरूर का अकाउंट ब्लॉक करने को लेकर ट्विटर से 2 दिन में जवाब मांगा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट की ओर से केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट कुछ देर के लिए बंद किए जाने के बाद शुक्रवार को कहा कि उनके साथ भी ऐसा हुआ और अब संसद की स्थायी समिति इस माइक्रो व्लॉगिंग वेबसाइट से इसको लेकर स्पष्टीकरण मांगेगी। दोस्तों रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर अपने अकाउंट को अस्थायी रूप से बंद किए जाने की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा, दोस्तों आज बहुत कुछ ही अनूठा हुआ। ट्विटर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट अधिनियम के कथित उल्लंघन के आधार पर लगभग 1 घंटे तक मेरे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया और बाद में उन्होंने मुझे अकाउंट के उपयोग की अनुमति दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत ने यूनाइटेड नेशंस में उठाया ड्रोन इस्तेमाल का मुद्दा, कहा नई टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग गंभीर खतरा। जी हां दोस्तों, जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर धमाकों के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादियों द्वारा ड्रोन के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया है। विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा वी.के.एस. कोमदी ने कहा कि हमने आतंकवादियों को सीमा पार हथियारों की तस्करी के लिए मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करते देखा है। विशेष सचिव वी.एस.के. कोमदी ने कहा कि आतंकवादी उद्देश्यों के लिए उभरती हुई नई टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग आतंकवाद के सबसे गंभीर खतरों के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा है कि आज आतंक के प्रचार, कट्टरता बढ़ाने और कैडर की भर्ती के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए नई भुगतान विधियों और क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग हो रहा है। दोस्तों आतंकवाद का वैश्विक संकट नए दशक के लिए मौजूदा खतरों और उभरते रुझानों का आकलन पर बोलते हुए वी.एस.के. कोमदी ने कहा कि मौजूदा चिंताओं में ड्रोन
ड्रोन भी जुड़ गया है, जो बड़ा खतरा है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की आतंकवाद रोधी एजेंसियों के प्रमुख से दूसरे उच्च स्तरीय सम्मेलन में कहा कि कम लागत वाला विकल्प और आसानी से उपलब्ध होने के कारण आतंकवादी समूह ड्रोन को खुफिया संग्रह, हथियार, विस्फोटक, तस्करी और हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूरोपीय यूनियन के ग्रीन पास में शामिल हो सकती है कोविशील्ड वैक्सीन, भारत के फुल सपोर्ट में आया यह देश। जी हां दोस्तों, भारत की तरफ से कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड को यूरोपियन यूनियन के ग्रीन पास में शामिल करने का मुद्दा उठने के बाद फ्रांस इसे लेकर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। भारत ने द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर यह मुद्दा उठाया। यूरोपीय यूनियन का ग्रीन पास 1 जुलाई से प्रभाव में आएगा। इसमें सिर्फ 4 कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, जिनमें कोविशील्ड शामिल नहीं है। दोस्तों, जिन टीकों को मंजूरी दी गई है उनमें फाइजर, जेनसन, स्पीकवैक्स, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका वैक्सीविरिका शामिल है। दोस्तों, फ्रांस सरकार के सूत्रों ने कहा है कि हम इस मामले के बारे में जानते हैं और इस पर सक्रिय ढंग से काम करेंगे। कोविशील्ड को यूरोपीय यूनियन के ग्रीन पास में शामिल करने के लिए यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी या फिर ईएमए की मंजूरी जरूरी है। ईएमए से मार्केट ऑथराइजेशन मिलने के बाद और टीकों को ग्रीन लिस्ट में जोड़ा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, ईएमई ग्रीन पास की लिस्ट डिसाइड नहीं करता, बल्कि सदस्य देशों के पास इतना अधिकार होता है कि वो इस लिस्ट में कुछ बदलाव कर सकें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस को मिला नया कमिश्नर, बालाजी श्रीवास्तव को मिला एडिशनल चार्ज। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। बालाजी श्रीवास्तव फिलहाल स्पेशल कमिश्नर विजिलेंस के पद पर तैनात है। वह एसएन श्रीवास्तव की जगह लेंगे, जो बुधवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि 1988 बैच के एजीएमटीयू कैडर के आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव राष्ट्र राजधानी दिल्ली को पूर्णकालीन पुलिस प्रमुख मिलने तक अपनी मौजूदा जिम्मेदारी के साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। बालाजी श्रीवास्तव इससे पहले पुडुचेरी और मिजोरम के डीजीपी रह चुके हैं। बालाजी स्पेशल सेल और इंटेलिजेंस में विशेष आयुक्त के पद पर भी तैनात रह चुके हैं। बालाजी श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस में पूर्वी दिल्ली के डीसीपी भी रह चुके हैं। दोस्तों, डीसीपी के पद से ट्रांसफर होने के बाद बालाजी श्रीवास्तव लगातार दिल्ली से बाहर रहे। वह कई राज्यों में डीजीपी के पद पर भी तैनात रहे। बालाजी श्रीवास्तव रो में भी तैनात रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर केंद्र, मायावती बोली चुनाव से पहले ये बीजेपी गवर्नमेंट की नौटंकी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को लखनऊ में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी। लेकिन यूपी सरकार के इस कदम से बसपा सुप्रीमो मायावती काफी नाराज नजर आई। उन्होंने योगी सरकार के इस आयोजन को विधानसभा चुनाव से पहले की गई नाटकबाजी करार दिया है। मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए यूपी की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव करीब आते देख भाजपा सरकार की ओर से बाबा साहेब के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करना नाटकबाजी नहीं तो और क्या है। इसके अलावा उन्होंने यह भी साफ किया कि वह बाबा साहेब के नाम पर कोई केंद्र बनाने के खिलाफ कतई नहीं है, लेकिन चुनावी वायदे के लिए ऐसा करना जनता के साथ धोखा है। बसपा प्रमुख ने कहा कि यूपी सरकार अगर यह काम पहले से कर लेती तो राष्ट्रपति आज केंद्र का शिलान्यास नहीं बल्कि उद्घाटन कर रहे होते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में जल्द आ सकती है जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन, केंद्र से बातचीत जारी। जी हां दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए देश में जल्द ही जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। कंपनी ने कहा है कि क्योंकि भारत के औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने अब क्लिनिकल स्टडीज की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है, इसलिए वह इसके शीघ्र से शीघ्र भारत में मौजूदगी के लिए प्रयत्नरत है। कंपनी ने कहा है कि वैक्सीन को लेकर उसकी केंद्र सरकार से बातचीत भी चल रही है। जॉनसन एंड जॉनसन भारत के प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी से कहा कि डीसीजीआई की हालिया घोषणा के मुताबिक अब भारत में कोरोना रोधी टीकों के क्लिनिकल स्टडीज को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम भारत सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं और यह पता लगा रहे हैं कि भारत में अपनी एकल खुराक टीका देने की हमारी क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की फिलहाल की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 18,14,88,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 39,31,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, इटली आदि देशों का नाम आता है।
वहीं दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 3,03,16,000 से ज़्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3,97,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। पेट्रोल डीजल के दाम आज फिर बढ़ गए। जी हां दोस्तों, देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। भारतीय बाजार में आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। मंगलवार को पेट्रोल डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद अलग अलग शहरों में तेल के दाम बढ़ गए। 29 जून यानी कि मंगलवार को पेट्रोल 35 पैसे महंगा हो गया, जबकि डीजल 28 पैसे की बढ़ोतरी इसमें भी कर दी गई। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 98 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 89 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं दोस्तों देश के कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को पार कर गई है, और कुछ जिलों में तो डीजल भी 100 रुपए को पार कर गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब के लिए अरविंद केजरीवाल ने किए 3 बड़े ऐलान। आप सरकार बनी तो देंगे फ्री बिजली। जी हां दोस्तों, पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यों के लिए बिजली को लेकर 3 बड़े ऐलान किए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इसके अलावा हमारी सरकार बनी तो 24 घंटे बिजली आएगी और पुराने बिल भी माफ किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपकी सरकार बनते ही बिजली से जुड़े ये फैसले किए जाएंगे। हमारी सरकार बनी तो पूरे राज्य में 24 घंटे बिजली आएगी, लेकिन बिजली बिल नहीं आएगा। केजरीवाल ने कहा कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को लगा $200 का जुर्माना, पेट्रोल भराने के दौरान नहीं पहना था मास्क। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री बरनबी जायस पर न्यू साउथ वेल्स राज्य में एक पेट्रोल स्टेशन के अंदर फेस मास्क नहीं पहनने पर $200 यानी कि 151 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया गया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की नेशनल पार्टी के नेता जायसन ने भी कोरोना वायरस प्रतिबंधों के उल्लंघन की घटना की पुष्टि की। जायस ने बताया कि मैं कैलटेक्स सर्विस स्टेशन में गया था, मैं हवाई अड्डे पर जा रहा था, कार को ईंधन से भर दिया, 30 सेकंड बाद अंदर गया तो मुझे बतौर जुर्माना $200 चुकाना पड़ा क्योंकि मैंने मास्क नहीं पहना था। NSW पुलिस ने कहा कि उसे जनता के एक सदस्य द्वारा पेट्रोल स्टेशन पर बुलाया गया और सुरक्षा कैमरे के फुटेज की समीक्षा के बाद एक 54 वर्षीय पुरुष को जुर्माना जारी किया गया। उपायुक्त गैरी वॉर्बम ने कहा कि वह व्यक्ति क्षमा प्रार्थी था और उसने पुलिस को दृढ़ और निष्पक्ष होने में सहयोग किया। पुलिस को राज्य भर में 24 घंटे 7 दिन तैनात किया गया है और वे कार्रवाई करेंगे, और निश्चित रूप से आर्मी डेल की घटना इस बात का स्पष्ट सबूत है कि पुलिस जांच करेगी और कार्यवाही भी करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान गुजरात क्षेत्र, कोंकण और गोवा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश और असम के पश्चिमी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हुई। वहीं दोस्तों शेष पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई हिस्से सूखे रहे। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अगले 24 घंटों की। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों शेष पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, विदर्भ के कुछ हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अधिकांश हिस्सों, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क, गर्म और आर्द्र रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे।
9,300 रुपये सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी आ गई गिरावट। जी हाँ दोस्तों, जून महीने की शुरुआत में सोना 49,000 के ऊपर चल रहा था, अब 47,000 रुपये गिर गया है, यानी कि इस महीने 2,000 रुपये सस्ता हो चुका है। चांदी भी 2 हफ्ते पहले 72,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी, आज वह 68,000 के नीचे फिसल गई है, यानी कि दोस्तों इस महीने में चांदी 4,000 रुपये तक सस्ती हो गई है। वैसे दोस्तों आज की बात की जाए तो आज के ताज़ा भाव की बात करें तो आज सोना 47,008 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी की बात की जाए तो चांदी 68,141 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीनियर सिटीजन्स के लिए खुशखबरी, स्पेशल एफडी स्कीम खोलने की डेडलाइन बढ़ाई गई। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के बीच सीनियर सिटीजन्स के लिए राहत भरी खबर है। बैंकों ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम का ऐलान किया था, जिसकी डेडलाइन 30 जून को खत्म हो रही थी, लेकिन अब कई बैंकों ने इस डेडलाइन को 3 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर तक करने का ऐलान कर दिया है। देश का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस डेडलाइन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। दोस्तों एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल एफडी स्कीम शुरू की थी। इसके तहत बैंकों ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 साल या उससे अधिक के कार्यकाल के लिए विशेष एफडी योजनाएं पेश की थी। इन योजनाओं में सीनियर सिटीजन्स को आम एफडी की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अधिकतर बैंक सीनियर सिटीजन्स को ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है, लेकिन स्पेशल एफडी में उस ब्याज पर भी एडिशनल इंटरेस्ट रेट का फायदा दिया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गौतम अडानी को फिर झटका, दुनिया की अमीरों की लिस्ट में 2 पायदान खिसके, शेयरों की पिटाई से घटी दौलत। जी हाँ दोस्तों, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। उनकी ग्रुप कंपनियों के शेयरों की पिटाई की वजह से अब वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में भी अपना ओहदा खोते जा रहे हैं। सोमवार को अडानी ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनियों में से 3 कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट की वजह से उन्हें $1.55 अरब का नुकसान हुआ। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंपनी के शेयरों में आई गिरावट के चलते वो पहले ही एशिया के अमीरों की लिस्ट में दूसरे से तीसरे नंबर पर आ गए थे। अब नेटवर्थ में आई इस कमी के चलते अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी 2 पायदान नीचे खिसक गए हैं। ब्लूमबर्ग मिलेनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी की नेटवर्थ करीब $62.28 अरब रह गई है, जो कि पहले करीब $77 अरब हुआ करती थी। इसकी वजह से वो दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में 15 नंबर से फिसलकर 17वें नंबर पर आ गए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी अमीरों की सूची में 12वें नंबर पर हैं और एशिया में पहले नंबर पर हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अशोक स्तंभ में कितने शेरों की प्रतिमाएं बनी होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में कितने शेरों की प्रतिमाएं बनी हुई है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उनकी संख्या लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।